हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल बेटा? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, आज हम लोग बेटा अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। जो अगला चैप्टर हम लोगों का है वो है केमिकल बॉन्डिंग। पहली चीज तो ये समझ लो बेटा कि ये है क्या चीज, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कंप्लीट सिलेबस का लगभग लगभग 9 to 10% पूछा जाता है। इसका मतलब नीट में 9 to 10% पूछे जाने का मतलब समझते हो, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 4 से 5 क्वेश्चन, सपोज दैट अगर 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो 20 नंबर, 20 नंबर होता है बेटा। अगर 20 नंबर बढ़ जाता है तो सोचो रैंक हमारी कहाँ भाग के जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप ना ऑर्गेनिक अच्छे से समझ पाएंगे, ना तो इसके बिना बेटा आप इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ पाएंगे। यानी केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो दोनों को एक दूसरे में सजो करके रखता है। बिना इसके ना ऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे ना इनऑर्गेनिक पढ़ पाएंगे। आ जाओ बेटा, बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ा। तो बेटा वो वजह समझ लो। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें बेटा? हाइड्रोजन की। हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को कैसा होना चाहिए था? H, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन तो बेटा H होता है। लेकिन देखा यह गया कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है H2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? H2 के फॉर्म में, यानी वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। हम बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें बेटा? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? O होता है, यानी ऑक्सीजन को ऐसा रहना चाहिए था। लेकिन देखा यह गया कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है किस फॉर्म में? ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है बेटा O2 के फॉर्म में। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? फिर उसके बाद ये देखा गया, जैसे मैं ले लूं वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। तो वाटर का फॉर्मूला H2O हुआ तो ऐसे डायरेक्टली एक दूसरे से एटम जुड़ जाने चाहिए, लिनियरली एटम को जुड़ना चाहिए। लेकिन देखा यह गया बेटा कि वाटर की जो शेप निकल के आती है वो वी शेप निकल के आती है। अब दिक्कत इस बात की है कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है? ऐसी कौन सी वजह है कि ऑक्सीजन डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सिंगलेट फॉर्म यानी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। बोलो, बात समझ में आया? जब इसके ऊपर एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बेटा बॉन्डिंग बना रखा है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए जैसे नजर आ रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हैं तो इनके जुड़ने से दोनों हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना लेते हैं? H2 बना लेते हैं। बोल बेटा, क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सोचो कि यही इसी केमिकल बॉन्ड को हमें पढ़ना है। ये कौन सी ऐसी बला है जो इन दोनों हाइड्रोजन को जोड़ करके रखी है, इसी के बारे में पढ़ना है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल बॉन्ड। देखो, बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। देख बेटा, बात कर ले केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें बेटा तो कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और more atom, two or more atom which holds the
which holds the atom or compound is known as chemical bond. तो याद रखो बेटा, कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, वास्तव में कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में। तो कह रहा है दो एटम के बीच, जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है, ये ब्लेड है बेटा, अब ब्लेड को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो ब्लेड मैग्नेट से जाके चिपक जाएगी। इसका मतलब ब्लेड और मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ब्लेड जाके मैग्नेट से चिपक गए। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एटम ए है और कोई एक एटम बी है, तो हमने देखा बेटा कि ए एटम जो है वो बी पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। एटम ए बी पर क्या लगा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो एटम बी है बेटा वो ए पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इन दोनों के बीच ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बेटा? बॉन्ड के नाम से। अपने खुद के समझने के लिए इसे हम लोग कौन सा नाम दे देते हैं? केमिकल बॉन्ड। बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना, बात आती है कि केमिकल बॉन्ड बने कैसे, वजह क्या थी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से केमिकल बॉन्ड बन सकता है। तो देख बेटा, हम अगर कोई एक न्यूक्लियस ले लें, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एटम के पास है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कोई एक और एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है बेटा? माइनस। हम इस न्यूक्लियस को कह दे रहे हैं Na, यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। इस न्यूक्लियस को कह दे रहे हैं Nb, यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह दे रहे हैं Na, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। इस इलेक्ट्रॉन को हम कह दे रहे हैं Nb, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देख बेटा, जरा इस सिस्टम को ध्यान से देखा जाए तो हम देखें कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि जब Na, पहले एटम का न्यूक्लियस, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा Na, यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, और किसके बीच लगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। क्लियर हो गई बातें? और कहां लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? और लग गया बेटा न्यूक्लियस ऑफ एटम बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। तो इन दोनों के बीच क्या लगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, क्या और भी यहां पर कुछ फोर्स लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है बेटा, जरा चेक करो। अगर इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ जाए तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रॉन आमने सामने आए। अब ये घूम के बेटा पीछे चले गए तो न्यूक्लियस आमने सामने हो गया। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? अब सुनना, इनकी वजह से एटम जो होते हैं क्लोजर होते हैं, यानी क्लोजेस्ट पैकिंग होती है इनकी वजह से। और इनकी वजह से बेटा एटम जो होते हैं दूर जाते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अभी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो एटम दूर जाएगा, अट्रैक्शन लगेगा तो एटम नजदीक आएगा। लेकिन रिजल्टेंट हमको ऐसा मिलता है कि एटम के बीच आपस में दो एटम जुड़ जाते हैं, यानी कि हमें कह सकते हैं कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है। बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यानी कुल ये मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि दो एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है
उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड कुछ होता नहीं है, केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स के बीच में लगता है। जैसे मान लो आप किसी गेंद को, बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसको क्या करती है, नीचे खींचती है, तो अर्थ उस पर क्या लगा रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉल धीरे 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 कहाँ आ जाता है, अर्थ पर आ जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आपने सुना होगा कि जब हम लोग अर्थ से बाहर जाते हैं, मून पर जाते हैं, तो अर्थ अपनी ग्रेविटी लगाती है, और मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है बेटा, अर्थ से कम होती है। फिजिक्स वाले सर बताएंगे कितनी कम होती है, तो अर्थ से कम होती है। वास्तव में उसके पास भी ग्रेविटी है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, अर्थ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम में बृहस्पति है बेटा, वो क्या करता है, जो छोटे 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 पार्टिकल आते हैं वो अपनी तरफ क्या कर देता है, अट्रैक्ट। वो अर्थ पर नहीं आ पाते, पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं, तो बृहस्पति उसको क्या करता है, अपनी ग्रेविटी से खींचता है। जबकि अर्थ के पास भी क्या है, ग्रेविटी है, लेकिन उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। तो किसी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना और उसे होल्ड कर लेना, रोक लेना, कंपाउंड का फॉर्मेशन करा देना, यही क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की। अब हम लोग बात कर ले बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की। देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप अगर हम लोग देखें बेटा, तो केमिकल बॉन्ड कहते हैं दो तरह की होती है। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक को हम कहते हैं बेटा वीक बॉन्ड। दो तरह का बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, और एक वीक केमिकल बॉन्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है बेटा, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है बेटा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसमें आता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आता है लल्ला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें आ जाता है आपका मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और ये जो वीक बॉन्ड होता है बेटा, ये दो तरह का होता है। एक जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड, वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें बेटा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। कौन कौन से, एक जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडर वॉल्स की बात करें बेटा, तो ये भी ये पोलरिटी पर डिपेंड करता है। तो कुछ बातें इसमें होती है, जैसे पहला हो गया हमारा डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरा होता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, तीसरा होता है डाइपोल पोलर, डाइपोल पोलर अट्रैक्शन, और एक होता है बेटा डाइपोल नॉन पोलर अट्रैक्शन, नॉन पोलर, नॉन पोलर अट्रैक्शन। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो केमिकल बॉन्ड कितनी तरह के हुए बेटा, दो तरह के। एक हुआ जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक जिसे क्या कहते हैं वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरह के हुए बेटा, चार तरह के। कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड।
वीक बॉन्ड कितने तरह के हुए बेटा? 2 तरह के। कौन कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और वैन डर वाल्स बॉन्ड बेटा 4 तरह का हो जाता है। एक जिसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल पोलर इंटरेक्शन, एक डाइपोल नॉन पोलर इंटरेक्शन। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? अब नेक्स्ट टॉपिक चलते बेटा, इसको जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। आजा बेटा, एक एक बॉन्ड को आराम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आजा बेटा, बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करें? आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें बेटा तो देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो कहते हैं आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन of electron from outermost cell of an element। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से बेटा इलेक्ट्रॉनों का जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल अपन लेना चाहेंगे बेटा, देखो हमने क्या किया, सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर कितना आ गया बेटा Na+, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम क्लोरीन ले ले गैसियस स्टेट में, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो क्लोरीन किस में बदल गई? Cl- में। तो ये जो Na+ और Cl- बना हुआ है बेटा, इस Na+ और Cl- के बीच, इस Na+ और Cl- के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिससे हम लोग कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इनके जुड़ने से क्या बन गया? NaCl बन गया। बोल बेटा क्लियर हो गई बातें यहां तक? तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल दे कंप्लीटली और कोई दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को क्या कहेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो Na और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं लल्ला? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, एक मजे की बात ये है, इस बात को याद रखना कि जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा वो डायरेक्शन लेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। यह एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है बेटा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी NaCl के बीच में बेटा डंडा नहीं लगाते हैं, ये डंडा नहीं बनाएंगे कभी भी। अगर आपने डंडा बना दिया इसका मतलब आपने कोवैलेंट कंपाउंड बना दिया बेटा। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, NaCl को अट्रैक्ट करता है, Cl Na को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही वजह है कि इनके बीच डायरेक्शन नहीं होती है, और डायरेक्शन ना होने की वजह से NaCl को हमेशा कुछ इस जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी इनके बीच बॉन्ड नहीं बनाया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब आ जाओ हम ये बात कर लेते हैं सर वजह क्या थी, ऐसी क्या विपत्ति सोडियम के ऊपर थी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया?
तो देख बेटा हमने ले लिया सोडियम एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। हमने ले लिया क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा। अब देखो इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का खेल चल रहा है तो वो स्टेबिलिटी का है। आप पढ़ाई ही इसलिए कर रहे हैं बेटा कि कहीं अच्छी सी स्टेबिलिटी मिल जाए, आप डॉक्टर बन जाए, अच्छे से स्टेबल हो जाए, बढ़िया से क्लिनिक चलती रहे, 4-6-10 लाख रुपए आता रहे, आप स्टेबल पोजीशन पर पहुंच जाएं। तो बेटा एलिमेंट भी क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बनेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, अच्छी क्लिनिक खोलेंगे, शादी हो जाएगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी बेटा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। और डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो इतनी अच्छी चीजें तो मिल नहीं पाएंगे। तो एलिमेंट भी क्या करता है? स्टेबल होना चाहता है। तो वो एलिमेंट के स्टेबिलिटी की बेटा एक कंडीशन है, एलिमेंट की स्टेबिलिटी की एक कंडीशन है। जो एलिमेंट स्टेबल होता है उसकी कंडीशन ये है कि एलिमेंट या तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा या तो बेटा अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इस बात को याद रखना, कोई भी एलिमेंट स्टेबल तभी हो सकता है जब वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख ले या वो अपने आउटर मोस्ट सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन रख ले। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक कंडीशन लगी हुई है बेटा। दो इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जब उसके पास केवल और केवल एक सेल हो। कितनी सेल हो? एक सेल हो। अब जरा सोचो ध्यान से, सोडियम की हम अगर बात करें तो सोडियम के पास 1 2 3 कितनी सेल है बेटा? 3 सेल है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 1 2 3 कितनी सेल है लल्ला? 3 सेल है। अब सोचो कि अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास 1 सेल नहीं 3 सेल है। तो अब उसे 8 इलेक्ट्रॉन रखना होगा बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 2 कंडीशन मेरे सामने है। या तो मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूं, जैसे ही इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो मैं बेटा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। याद करो इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और उसमें हमने पढ़ा था बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमने आपको वहां बताया था कि किसी भी एटम में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो आप डाल सकते हैं और ना ही 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है बेटा। तो सोचो क्या 7 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल पाएंगे? नहीं डाल सकते हैं। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और जैसे ही यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसी अन्य पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। बोलो क्लियर हो गई बातें? अब यहां जब बेटा क्लोरीन के पास, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास शर्त यह है कि अपना 7 का 7वां इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो फिर वही कहानी है, कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता बेटा। तो ये क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ कितना हो जाता? 8, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता बेटा? माइनस। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इस धरती पर खेल केवल और केवल स्टेबिलिटी का चल रहा है। इंसान से लेकर के एलिमेंट तक सब स्टेबल होना चाहते हैं बेटा। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए, कि आप डॉक्टर बन जाए, अच्छे से क्लिनिक हो जाए, बढ़िया 2 4 6 10 लाख आता रहे बेटा, अच्छी सी बीवी मिल जाए, लड़की शादी हो जाए, खूब बढ़िया सी, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आप भी स्टेबल होना चाह रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का खेल चल रहा है बेटा यहाँ पर। अब देखो मैंने बताया कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, यानी इनमें कभी डायरेक्शन नहीं पाई जाती है, इनमें डायरेक्शन नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। एक बात याद रखना कि आयनिक बॉन्ड जिसमें भी प्रेजेंट होगा, द कंपाउंड in which ionic bond is present, ionic bond is present called ionic compound, क्लियर हो गई बातें? ऐसा कंपाउंड बेटा जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है
उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। बताओ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल कैसे हुआ, क्या ये बातें समझ में आती हैं? जरा इतनी बातों को नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, अब बात करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में पाया जाएगा उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। तो थोड़ी सी बातें बेटा हम लोग कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। किसकी बात कर ले, आयनिक कंपाउंड की। देखना बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। तो चलो आ जाओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो होते हैं आयन। अब बात याद है सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, अभी बताते बेटा। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हुआ ऐसा पार्टिकल जिससे मिल करके वो कंपाउंड बना हो, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे मान लीजिए आपको, आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, काफी रात तक पढ़ रहे हैं, आपको अचानक चाय पीने का मन हुआ, आप चाय बनाएंगे बेटा। चाय बनाएंगे तो कितनी चीजें की जरूरत पड़ेगी, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, इलायची चाहिए, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को मिलाने से बन के क्या तैयार हुआ, बन के तैयार हुई चाय, आपने पी चाय। क्लियर हो गई बात यहां तक? लेकिन उस चाय को बनाने के लिए इतने लोग यूज हो गए। तो ऐसा पार्टिकल जो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो, ऐसा पार्टिकल जो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनों से बनते हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक कंपाउंड के क्या होंगे बेटा, आयन होंगे। दूसरी बात नंबर 2, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो बेटा आयन है, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स between the constituent particles of the ionic compound। किसी आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यह एक ऐसा फोर्स है बेटा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब सोचो कि दो अपोजिट और इक्वल आयन है, ये बेटा है, इनके बीच कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यह फोर्स कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब सोच अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो क्या इस पार्टिकल को तोड़ पाना हमारे लिए आसान होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से खूब मजबूती से बंधे हुए हैं, और मजबूती से बंधेंगे तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और बॉन्डिंग जब ब्रेक नहीं करेंगे बेटा तो इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे बेटा, हाई हो जाएंगे। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अगली बात बेटा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं लल्ला, ये बैड कंडक्टर होते हैं इन प्योर सॉलिड फॉर्म। तो अगर हम बात करें इन प्योर सॉलिड फॉर्म, इन प्योर सॉलिड फॉर्म, अगर प्योर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं इन प्योर सॉलिड फॉर्म इट इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ heat
एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते बेटा कौन? आयनिक कंपाउंड। लेकिन कब? जब वो प्योर सॉलिड फॉर्म में होंगे। बट इट वर्क्स एज गुड कंडक्टर, या हम ऐसे कह सकते हैं बट इट इज अ गुड कंडक्टर of heat and electricity heat and electricity heat and electricity in molten or aqueous स्टेट। लेकिन अगर इन्हें गलती से बेटा पानी में डिसॉल्व किया गया तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। वजह क्या है बेटा? इनके अंदर पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी कैसे पाई गई? एक पॉजिटिव आयन से बना है और एक नेगेटिव आयन से बना है, यानी कह सकते हैं कि इट इज अ पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड, बोलो क्लियर हो गई बातें हैं? या पोलर बॉन्ड कह सकते हैं। इनका जो बॉन्ड है वो कैसा है बेटा? पोलर होता है। क्लियर हो गई बातें? अगली बात देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। अब सोचो कि अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे बेटा अगर पार्टिकल, तो कम जगह में ज्यादा पार्टिकल आएंगे। यानी कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी जो होती है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। बोलो इतनी बातें समझ में आई? इनकी डेंसिटी कैसे होती है बेटा? हाई। और नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें तो ये कैसे होते हैं बेटा? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। बोलो क्लियर हो गई बातें? इतनी बातों को नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पर। जरा इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये जानो कि कोवैलेंट बॉन्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसे शुद्ध ठेठ गांव की भाषा में यानी हिंदी भाषा में इसको कहते बेटा सहसंयोजी बंध। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा होगा तो इसे पढ़ा होगा सह संयोजी बंध या आबंध। चाहे बंध पढ़ लो बेटा, चाहे आबंध पढ़ लो। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? सह मतलब सहमति, सह संयोजी मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं से किसी, जैसे मान लो तुम लोग क्रिकेट खेलते हो बेटा, अपने अपने गांव में लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे बॉल कहीं पर खो गई या मान लो बैट टूट गया, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और बैट, तो बैट तो एक ही आया, बल्ला तो एक ही है, लेकिन उसको खरीद कर लाने में कितने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है? वहां के गांव के जितने प्लेयर होते हैं, जितने बच्चे आपस में खेलना होता है, वो सब थोड़े थोड़े पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बल्ला आ जाता है। बोल बात समझ में? इसी को कहते हैं सहसंयोजी। आपसी तालमेल से जो बॉन्ड बन जाए, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो आप अभी अपने यहाँ इंटर में पढ़ रहे होंगे, अब इंटर पढ़ के गांव से हो सकता है कुछ बच्चा बाहर निकल के जाए बेटा, शहर में निकल के जाए। शहर अनजान होता है, चीजें अनजान होती हैं, लेकिन अनजान शहर में भी दोस्त बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्यों बनते हैं दोस्त? क्योंकि उन दोनों के नेचर में क्या होता है? आपसी तालमेल होता है। उनका आपसी तालमेल इतना अच्छा होता है कि वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कभी भी आपसी तालमेल से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? आज आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड between bond formed by the sharing of electron between two
और more atoms called covalent bond, बोल बेटा, क्लियर हो गई बातें? दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? आ जाओ, देखो बनाते कैसे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमें बनाना है बेटा CH4। क्या बनाना है? CH4। तो देखना जरा ध्यान से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 और 4। अगर हम लोग बात करें 1s2 2s2 की, तो सबसे पहले कौन सा सेल आता है बेटा? 1s। 1s के बाद कौन आता है? 2s। 2s के बाद कौन आता है लल्ला? 2p। तो पहले इलेक्ट्रॉन भर लो। s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन s में नहीं हो सकता, तो s में हमने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा है बेटा? 2s। फिर से s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और p में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं बेटा? p में डाला जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे पास है कितना? केवल 2। तो यहाँ कितना हो गया? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p2। आज जरा हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब बेटा इन्हें स्टेबल करने की कोशिश करो। देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये सोचेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मुझे मिल जाते तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, मैं स्टेबल हो जाता। समस्या कार्बन के साथ यह है बेटा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है। मैंने अभी बताया कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। ऐसा नहीं कि हम निकाल ही नहीं सकते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है बेटा। और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, तब भी एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो ये कार्बन करता क्या है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सहमति पत्र साइन करता है। और उस सहमति पत्र में क्या लिखा जाता है कि भैया एक काम करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना दे दो और 1 इलेक्ट्रॉन हम अपना तुमको दे देते हैं। तो जब कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो हाइड्रोजन दे देता बेटा। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब जरा ध्यान से देखो, तो जब आपसी तालमेल बन गया, सहमति शपथ पत्र यहां साइन हो गया, तो इस शपथ पत्र में क्या लिखा गया होगा कि ऐसा है भैया कि 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अपने खुद के हैं और 4 लोगों के साथ तुमने बॉन्डिंग करी है। तो इन 4 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 8। मतलब अब कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन स्टेबल हो गया। अब वही हाइड्रोजन से पूछा जाए भैया तुम्हारी क्या पोजीशन है, तो हाइड्रोजन कहेगी कि भैया ऐसा है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मैं एकदम संतुष्ट हूं, कोई समस्या मुझे नहीं है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यानी कि ये दो के दोनों लोग बेटा स्टेबल हुए, और स्टेबल हुए तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन सा हुआ? CH4। और CH4 बना तो ये जो बॉन्ड डंडा दिख रहा है लल्ला, इस डंडी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती बेटा? एक बात और याद रखना कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है। यानी कह सकते हैं कि इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। यह डायरेक्शनल बॉन्ड होता है बेटा, इसमें डायरेक्शन पाई जाती है। और डायरेक्शन कैसी पाई जाएगी? याद रखना, लीना टू मीना। डायरेक्शन कैसी होगी बेटा? लीना से मीना की तरफ। लीना से मीना। मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। हाँ, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तुम लोग कुछ और मत समझ लेना कदा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और लीना का मतलब क्या होता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। बोल, इतनी बातें पकड़ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है?
दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? लीना से मीना, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास बेटा इलेक्ट्रॉनों की भूख होती है, कहां से मिले दो चार इलेक्ट्रॉन खींच लें, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास इलेक्ट्रॉनों की भूख होती है कि कहां से इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन खींचे हम, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो यानी वहां पर पार्शियल नेगेटिव और वहां पर पार्शियल पॉजिटिव जैसा कुछ डेवलप होने लगता है, यानी कहा जा सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, जरा इनकी बात कर लेते हैं बेटा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म किया गया तो देखा यह गया कि कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं बेटा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड बेटा होता है 3 तरह का। एक जिसे हम लोग प्यार से कहा करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितनी तरह के हुए लल्ला? 3 तरह के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बोल क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? आओ एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देख बेटा पहले एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 का। CH4 को बनाए बेटा तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ये इससे बॉन्ड बना लिया बेटा, ये इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे बॉन्ड बना लिया। देखो इस एक डंडी के बनने में, इस ये जो एक डंडा हमने यहाँ लटकाया बेटा, इस एक डंडी के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हम पूछे कि कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, कितने पेयर में इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, तो आप कहेंगे कि सर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा एक पेयर में 2 लोग होते हैं। आप एक जोड़ी जूता खरीदने जाते हैं, 2 जूता मिलता है बेटा, सिंगल नहीं मिलता, किसी एक पैर का नहीं दिया जाता। तो एक पेयर में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि चाहे हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन या हम कहें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा क्लियर हो गई बात यहां तक? तो थियरी देखो इसकी क्या बनेगी, कहेंगे कि बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of 2 electron or 1 pair of electron called single covalent bond, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बताओ बेटा क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? आ जाइए जरा बात कर लें हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। जरा इनसे मुलाकात करना चाहेंगे बेटा, इनसे थोड़ा खेलना चाहेंगे कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आ जाओ, सबसे पहले चीज तो एक एग्जाम्पल लेते, बिना एग्जाम्पल की चीजें समझना थोड़ा सा कठिन है बेटा। देखो हम O2 ले रहे हैं, किसकी बात कर लें? O2 की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 और 6, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ लल्ला? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के 6 इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और ले लेते बेटा, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए बेटा, जुड़ गए। अब मुझे बताया जाए
इस दो डंडी के बनने में, ये जो दो डंडा हमने यहां लगा रखा है बेटा, इस दो डंडी के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। या इसी को कह सकते हैं टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जा सकता है? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो 4 इलेक्ट्रॉनों से बने या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इसी को हम कहेंगे बेटा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन called double covalent bond। तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करें बेटा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। देखते हैं कि ये हमसे क्या क्या प्रॉपर्टी बताते हैं अपनी। चलिए एग्जाम्पल की बात, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर होगी बातें यहाँ तक बेटा? तो एग्जाम्पल हमने ले लिया लल्ला N2 का। किसका एग्जाम्पल लिया? N2 का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ बेटा? 2 और 5। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बना लेते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। मुझे बताया जाए ये जो 3 डंडी हमने यहां बना रखा बेटा, इस 3 डंडी के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 2 6। यानी कह सकते हैं इस तीनों डंडी के बनने में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए। या तो हम कह सकते हैं बेटा कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कहा क्या जा सकता है? कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of 6 electron or 3 pair of electron called triple covalent bond। बता बेटा इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात नीचे नोट करके लिख लेना। नोट कुछ ऐसा है कि द कंपाउंड in which covalent bonds are present called covalent compound। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बेटा बना रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बेटा? 2-3 तरह के। कौन कौन से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर से बने सिंगल। जो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर से बने उसे कहते हैं डबल। जो 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर से बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते बच्चा। हो गया? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। क्या पढ़ सकते हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। आ जाओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट है इसमें। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड की बात कर ले। देखो
प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं आज बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा होगा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि ऐसा पार्टिकल जिससे मिल करके पूरा कंपाउंड बना होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे मैंने आपसे नाम लिया बेटा सोडियम कार्बोनेट बनाइए, तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Na2CO3। मतलब सोडियम कार्बोनेट के बनने में 3 लोगों की जरूरत है बेटा, सोडियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। तो ये तीनों कौन से पार्टिकल हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल, द पार्टिकल विच फॉर्म होल कंपाउंड, ऐसा पार्टिकल जो पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका होता है ना, वो एटम होता है। वो क्या होता है, एटम होता है। बात करें हम लोग नेचर ऑफ सॉलिड की, नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें तो याद करो हम लोग आयनिक में पढ़े थे बेटा, हार्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड में ये सॉफ्ट होते हैं आयनिक के कंपैरिजन में। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें बेटा डेंसिटी की, तो याद रखना कि इनकी जो डेंसिटी होती है आयनिक के कंपैरिजन में लो होती है। इनकी डेंसिटी आयनिक के कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, लो, क्योंकि पार्टिकल के बीच डिस्टेंस हो जाती है, उतना बढ़िया बाइंड अप नहीं हो पाता पार्टिकल का, उनके बीच बॉन्डिंग उतनी तगड़ी नहीं है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीकर होता है। यही वजह है कि इनकी डेंसिटी कम होती है। आगे बात करें तो हम अगर वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेस सॉल्युबल। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की बात करें, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। अब बताओ बैड कंडक्टर, साथ साथ याद रखना बेटा कि बैड कंडक्टर केवल एक ऐसा भी नॉन मेटल है, एक ऐसा भी सॉलिड है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही वजह है कि वो कंडक्टर होता है। और आयनिक सॉलिड में बेटा फ्री मोबाइल आयन पाए जाते हैं एक्वस फॉर्म में, यही वजह है कि वो कंडक्टर होता है। आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हुआ, नेचर ऑफ सॉलिड बेटा सॉफ्ट हुआ, डेंसिटी सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड। डायमंड की बात करें बेटा तो ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंसिटी इनकी लो होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी बेटा इनकी कम होती है, इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी कम होती है, बैड कंडक्टर होते हैं। किसी भी फॉर्म में, चाहे सॉलिड फॉर्म में रहे, चाहे जिस फॉर्म में इनको ले जाओ, ये बैड कंडक्टर रहते हैं। वजह क्या होता है कि इनके बीच बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी नहीं जा पाता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में नहीं जा पाए करंट फ्लो नहीं हो पाती, यही वजह है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं। बोलो हाँ, एक बात और याद कर लेना, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है बेटा, लो होती है। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते बच्चा। आ जाओ, अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बात कर ले बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला बॉन्ड अपना कौन सा आया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, जैसे एक कंपाउंड हमारे पास है बेटा NH3, मैं NH3 को कुछ इस जैसा लिखना चाहूंगा
NH। वैसे तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा लेफ्ट में राइट में लिखा जाता है बेटा, मैं लेफ्ट में केवल लिख रहा हूं ऐसे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 5 होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 के साथ जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। एक कंपाउंड ले लेते हैं AlCl3, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो बेटा देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ इसने बॉन्डिंग करी बेटा, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लल्ला? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से अटैच कर लिया बेटा, कितना हो गया? बॉन्डिंग बना लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। जरा ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, यहाँ 2 और भी एक्स्ट्रा है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये कैसे हैं? ये हो जाएंगे बेटा हमारे पास, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अब याद करिए आपको 10th में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन रिच, याद करिए आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था बेटा। ब्रॉन्स्टेड साहब ये कहते थे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ब्रॉन्स्टेड में क्या था बेटा कि हाइड्रोजन आयन जो देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड, यानी जो प्रोटॉन गिवर हो वो एसिड हो गया, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो क्या होता है? बेस हो जाता था। इसी में एक पढ़े थे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि किसी भी एसिडिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करिए, H+ दिया तो एसिड, OH- दिया तो बेस। इसी के साथ आपको 10th में एक थ्योरी और पढ़ाई गई होगी जिसे हम लोग कहते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस साहब ने क्या कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें वो बेस कहलाएंगे, और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे। जरा ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं नाइट्रोजन के पास। और यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे अमोनिया के आसपास कहीं AlCl3 भटकता हुआ पहुंचा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। याद रखना बेटा, इनके बीच पूरा का पूरा पेयर डोनेट हुआ है, किसी एक एटम ने अपना पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिया है, साझेदारी नहीं हुई है। यहाँ पर 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हुई है, शेयरिंग केवल एक ने करा है, एक ने कंप्लीटली उसे एक्सेप्ट किया है। तो नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, शेयर कर दिया बेटा। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग प्यार से कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? तो यानी थियरी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन minimum one pair of electron between 2 atoms or compound called coordinate bond। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन से बने, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बने, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूं बेटा, देखो H2O मैंने ले लिया, क्या ले लिया? H2O। यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके आसपास भटकता हुआ कहीं से H+ पहुंचा
तो H प्लस को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, और डोनेट करने से क्या बन गया बेटा, H3O प्लस बन गया। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। तो ये जो बॉन्ड है इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और याद रखना बेटा कि ये डायरेक्शनल होता है, यानी अगला पॉइंट हम यहाँ लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड, यह कैसा बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कहां से, डोनर टू एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें कहा जाता है लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते बेटा उन्हें कहा जाता है लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन देखो, लेविस बेस Lb, लेविस एसिड La, लेविस बेस कहता है लेबे, लेविस एसिड कहता है ला, लेबे ला, मतलब लेविस एसिड। तो ये हो गया लेविस एसिड, ये हो गया लेविस बेस। तो बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, और एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर कर जाता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं लल्ला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं। आइए जरा थोड़ी सी चर्चा कर ले बेटा मेटालिक बॉन्ड की। किसकी बात कर ले, मेटालिक बॉन्ड की। बात कर लें मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड देखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। पहली चीज तो ये बेटा कि ऐसा पढ़ा दिया जाता है, ऐसा बता दिया जाता है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटालिक एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। लेकिन वो देखो लिखेंगे हम लोग यही, लेकिन वो बनता कैसे है। देखो जैसे मान लो हमने निकेल ले लिया बेटा यहाँ पे, अब निकेल एलिमेंट का हमने यहाँ पर कई सारे निकेल एलिमेंट ले लिए हमने, यहाँ पर Ni हो गया, Ni, Ni और Ni, तो ये कई सारे हमने बेटा एटम निकल के ले लिया। अब ये जो निकल के एटम है बेटा ये आपस में जुड़े रहेंगे, तो देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे बेटा कैसे, निकल ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ, सारे एटम एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे बेटा तो इनके बीच एक नेटवर्क पैदा हो जाएगा, एक जाल बिछ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस जैसा नजर आएगा। बोलो बात समझ में आया। तो मेटालिक एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक एटम के बीच लगता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। वास्तव में मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे, जरा इस बात को समझें आप। यहाँ एग्जाम्पल में तो हमने निकल ले लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना हुआ है, अच्छा है। ऐसे ही इसका क्रिस्टल लैटिस बनता है, ये भी सही है। आज और जरा देखते हैं कि वास्तव में बना कैसे। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई इतना बड़ा कोई एक आयनिक क्या कहते हैं मेटेलिक सीट है बेटा। इस मेटेलिक सीट में एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम यहाँ आ गया। अब आपसे कहें कि बेटा 4 सिक्कों को एक साथ सजा करके रखिए, तो जब सिक्कों को आप रखेंगे, सिक्के कैसे होते बेटा, स्फेरिकल गोल होते एकदम। तो जब 4 सिक्कों को रखोगे तो ये बीच में बेटा ये खाली जगह आएगी। अब आपके सिलेबस से एक चैप्टर हटा दिया गया बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमको बताती थी कि ये जो बीच की स्पेस है इसी को हम लोग वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे हिंदी मीडियम से तो इसे रिक्तिका कहा जाता था, वॉइड स्पेस, खाली जगह। अब मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो मेटल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो निकला है वास्तव में वो इलेक्ट्रॉन जाता कहां है, वो इसी स्पेस में आ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है मेटल से, तो इस मेटालिक एटम को कहते हैं मेटल कर्नल्स। इसको क्या बोला जाता है,
मेटल कर्नल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला बेटा इसे हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसको किस नाम से पुकारते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो अब इनके बीच जो फोर्स लगता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, सब एक दूसरे एटम से जुड़े होंगे, इसको कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक एटम आपस में जुड़ने लगते हैं, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन यहां लिख लेते हैं जनरली, वैसे क्या कहा जाएगा कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन metallic atom, bond formed between metallic atom is known as metallic bond, is known as metallic bond। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। आज बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं वीक बॉन्ड की तरफ। हमने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा चार तरह का होता था, हम लोगों ने देखा आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब वीक बॉन्ड की बात करते हैं। वीक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह का होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक वंडर वाल्स बॉन्ड है। तो जरा सबसे पहले बेटा मुलाकात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से तो देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो कहते हैं बेटा कि व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म अ बॉन्ड with more electronegative atom like as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसे आप फोन से भी याद कर सकते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन is called हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब कभी भी बेटा हाइड्रोजन जो है, जब कभी भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बात करें, हमारे पास बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का और ले लिया, हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड का और ले लिया। तो देख बेटा मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसी होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनों की भूख रहती है, वो तुरंत झपट्टा मारते किसके पास इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, खींच लेते उसका इलेक्ट्रॉन। तो देखो फ्लोरीन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन अब हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बेटा, तो यहाँ पर इनके बीच थोड़ी सी बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी कुछ इस तरह से। ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता इसलिए डॉटेड दिखाया गया बेटा। इसी बॉन्ड को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ती है तो इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरह का होता है। अच्छा बेटा बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरह का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर देखा जाए बेटा तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है बेटा। कौन कौन से? एक जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता बेटा जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्ड। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात करते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम और different molecule is called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना बेटा कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो सेम या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बने तो उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमने लिया बेटा HF, हमने एक मॉलिक्यूल HF का और ले लिया बेटा, हमने एक मॉलिक्यूल HF का और ले लिया। तो देखो ये सब सेम है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखो तो यहाँ फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और कंपाउंड ले लेते हैं लाला, जरा देखो हमने कहा कि एक छोटा सा कंपाउंड ले लेते हैं CH3COOH। जरा मैं इसको ऐसे बना लूं बेटा, H2O के साथ इसका अट्रैक्शन कराऊं यानी वाटर में इसे डिसॉल्व करूं तो H सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसके ऑक्सीजन के साथ बेटा क्या बनाने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा। तो इसे क्या कहते हैं, देखो दो सेम है दो डिफरेंट है, दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जरा मुलाकात कर लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, जरा मुलाकात कर लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखते हैं बेटा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखो अब हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है बेटा आपके पास फिनॉल OH। अब देखो रिंग पर किसी कार्बन से जब कोई ग्रुप लगता है बेटा, उसके बगल के दोनों कार्बन कहलाते हैं ऑर्थो, आर्थो के बगल का कार्बन कहलाता है बेटा मेटा, और मेटा के बगल का कार्बन क्या कहलाता है, पैरा। तो यहाँ आर्थो पोजीशन पर हम NO2 लगा देते हैं, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O। तो यहाँ हमने NO2 लगा दिया बेटा। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वजह क्या है बेटा, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में बना है, यहाँ मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं बेटा, एक का मॉलिक्यूल है उसी में बना हुआ है। तो यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड within a molecule is called intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब मॉलिक्यूल चेंज ना हो बेटा, एक ही मॉलिक्यूल हो और उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल क्या ले लिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एग्जांपल क्या हो गया बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, एक और बच गया है अपना, जरा उससे भी मुलाकात कर लेते हैं, वान डर वाल्स बॉन्ड। वान डर वाल्स बॉन्ड
वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। देख बेटा, अपने पास कोई दो मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हमने Cl2 ले लिया और Cl2, या H2 और H2 ले लिया बेटा। H2 ये एक मॉलिक्यूल हुआ, एक और H2 ले लेते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, ये मैंने H2 बनाया बेटा, ये पहला मॉलिक्यूल रहा, और ये हमने बना दिया बेटा ये दूसरा मॉलिक्यूल रहा। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बनवा रखा है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये मॉलिक्यूल बेटा इस पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? वैन डर वाल्स बॉन्ड। यानी कहा जा सकता है कि ऐसा बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड। यानी कहा जा सकता है बेटा कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम और different molecule is known as van der Waals bond। क्लियर होगी बातें बेटा? अब वैन डर वाल्स बॉन्ड की बात करें बेटा तो ये मेनली दो तरह की हो जाएगी। कौन कौन सी? एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल अट्रैक्शन। आजा बेटा देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। तो कहते हैं कि दो ऐसे मॉलिक्यूल ले लीजिए जो डाइपोल बना रहे हो, यानी जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आए। जैसे हमने ले लिया बेटा HCl, ये रहा HCl, हमने एक और HCl ले लेना है, एक और HCl ले लिया बेटा। हाइड्रोजन की साइज छोटी होगी, क्लोरीन की साइज बड़ी होगी, तो थोड़ा मैं इस जैसा बना रहा हूं, जरा देखो ध्यान से, ऐसे कुछ इस जैसा बना बेटा, ये रहा। अब H पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव, सॉरी क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर आ गया पार्शियल निगेटिव। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन ये थोड़े एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। इसी को कहते हैं बेटा डाइपोल। जब दो डाइपोल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। एक दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, जरा इस बात को समझो। जैसे मैग्नेट है अपने पास, मैग्नेट से बेटा हम एक ब्लेड चिपका देते हैं, एक दूसरी ब्लेड लेके आओ, उसको मैग्नेट से टच ना कराओ, उसको उसी ब्लेड से टच करा दो, तो देखो वो भी ब्लेड से चिपक जाती है। कोई तीसरी ब्लेड लाओ, उसी ब्लेड से चिपकाओ, तो होता है। ऐसे कई सारी 2-3 ब्लेड की आपस में क्या होती है? चिपक जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेट ने उस ब्लेड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड करा है, पैदा किया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यही वजह है कि एक ब्लेड दूसरी ब्लेड से चिपक जा रही है। तो इसी को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब कोई एक डाइपोल मॉलिक्यूल होगा और इस डाइपोल मॉलिक्यूल के पास बेटा कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो डाइपोल ना हो, पोलर ना हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो जब ये इसके पास आता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब इसके पास आएगा बेटा, तो इससे इसके ऊपर जो है हल्का हल्का चार्ज डेवलप होने लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बातों को आप पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर बेटा केवल यहीं तक रहेगा।
कल हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर, और बॉन्ड पैरामीटर में देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ पर कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे, या बॉन्ड एंगल पर कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, और सीधा हम लोग जंप कर जाएंगे बेटा लैटिस एनर्जी के बाद हाइब्रिडाइजेशन पर, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी बातों को आप नोट करते रहें बेटा, पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।